आइए आपको सीधे लिए चलते हैं बिहार की राजधानी पटना, जहां इंडिया टीवी के चुनाव मंच पर इस वक्त मौजूद हैं बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी, मैं चाहूंगा हम लोग स्वागत करें अमित शाह जी का। लेकिन सवाल जवाब शुरू हो उसमें आपके भी सवाल होंगे, उससे पहले जरा एक नजर डाल लेते हैं बिहार चुनाव की क्या पृष्ठभूमि है इस बार और क्यों ये चुनाव बल्कि दूसरे और आम चुनावों से थोड़ा सा अलग है, फर्क है, ज्यादा अहम है। चुनावी मैनेजमेंट के माहिर अमित शाह अब की बार बिहार चुनाव के लिए बिसात बिछा चुके हैं। एक बार फिर अमित शाह को भरोसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करिश्मे पर है। सभी लोग मोदी जी के नेतृत्व में बिहार के विकास के लिए कटिबद्ध है और विजय के लिए विश्वास के साथ चुनाव के मैदान में। क्या नरेंद्र मोदी के दम पर बिहार में एनडीए सरकार बनेगी? इस सवाल के जवाब के लिए अमित शाह ने काफी जमीनी काम किया है। हाईटेक परिवर्तन रथ से हाईटेक चुनाव प्रचार में ताकत झोंकी है। दिल्ली चुनाव की हार से सबक लेकर बीजेपी बगैर मुख्यमंत्री के चेहरे के उतर रही है। अमित शाह ने जीतन राम मांझी को पाले में कर महादलित वोट बैंक का इंतजाम भी कर लिया है। अमित शाह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पहला ओबीसी प्रधानमंत्री बताकर पिछड़ा कार्ड भी चल चुके हैं। सबसे ज्यादा ओबीसी मुख्यमंत्री अगर कोई पार्टी ने दिया है तो भारतीय जनता पार्टी ने दिया है, और सबसे पहला प्रधानमंत्री अगर देश को किसी ने दिया है तो वो भी भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। मतलब लालू यादव और नीतीश कुमार के महागठबंधन से टकराने के लिए अमित शाह ने भी बिहार चुनाव में जातियों का पूरा हिसाब रखा है। बावजूद इसके लालू यादव और नीतीश कुमार के महागठबंधन के पक्ष में जातीय समीकरण के आंकड़े हैं। ऐसे में महागठबंधन को जवाब देने के लिए बीजेपी पैकेज पॉलिटिक्स और विकास के भी बड़े बड़े दावे कर रही है। क्या बिहार में विकास और जात पात के समीकरणों के बीच तालमेल बनाने की सियासी बाजी के बाजीगर साबित होंगे अमित शाह? ये बड़ा सवाल है। और आइए अब सीधे कुछ सवाल जवाब लेते हैं अमित शाह जी से। अब जी, इस चुनाव में जो दो बड़े चेहरे नजर आ रहे हैं, आप बिहार में देखे होंगे, आप पटना में देखा होगा, या तो नीतीश कुमार का चेहरा होर्डिंग्स में दिखता है या प्रधानमंत्री का दिखता है। तो ये तो साफ है कि चेहरा कौन है दोनों तरफ से। ये है दिलचस्प है कि दोनों की छवि विकास पुरुष की है। नीतीश कुमार भी अपने आप को विकास पुरुष के तौर पर प्रोजेक्ट करते हैं और प्रधानमंत्री का विकास का नारा रहा है आम चुनाव से लेकर के। विकास की दो धाराओं में क्या फर्क देखते हैं आप, और कैसे चुनाव करे बिहार की जनता? देखिए, जहां तक विकास का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी का और एनडीए का एक ट्रैक रिकॉर्ड है। जहां जहां भी भारतीय जनता पार्टी की या भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार आई, वहां पर सच अर्थ में विकास हुआ है। और विकास मैं फौरी नारे के लिए नहीं कह रहा, उस विकास को जनादेश देकर वहां की राज्य की जनताओं ने सर्टिफाइड भी किया है। जैसे गुजरात में एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद आज तक नहीं गई। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, आज तक वहीं है। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, आज भी वहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हरियाणा में हम जीते, महाराष्ट्र में जीते, झारखंड में जीते और जम्मू कश्मीर में भी जीते हैं। सब जगह पे भारतीय जनता पार्टी ने एक अच्छी शुरुआत की है और उसके कारण एक विकास का जो अच्छा खासा अनुभव विकास करने का है वो भारतीय जनता पार्टी की कैडर के साथ है। जहां तक बिहार का सवाल है, यहां पर हम भी सत्ता में रहे हैं, मगर नीतीश जी के नेतृत्व में सरकार थी। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं थे। ना एजेंडा हम सेट करते थे, ना एजेंडा के इम्प्लीमेंटेशन की स्वतंत्रता थी। मैं दावे के साथ कहता हूं कि बिहार की जनता ने अब तक कांग्रेस, राजद, जदयू सबको मौका दिया है। एक मौका भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए को दे दे, हम बिहार को देश की अग्रिम राज्य बना करके। नीतीश कुमार का ये तर्क है कि जिन पैरामीटर्स को आप विकास कहते हैं वो केवल नारे हैं, वो केवल जुमले हैं, और विकास देखना हो, असल विकास देखना हो तो बिहार में आकर देखना पड़ेगा, क्योंकि बिहार देश के सबसे पिछड़े राज्यों में से एक था और इसको अगर टर्न अराउंड किया है तो नीतीश कुमार ने किया। चुनाव मंच पर उन्होंने बोला। अगर नीतीश कुमार जी बिहार की आज की स्थिति से संतुष्ट है तो मुझे कुछ नहीं कहना है भाई, चुनावी वहां समाप्त हो जाता है। मुझे लगता है बिहार में काफी संभावनाएं पड़ी हैं।
गंगा जमुना का मैदान है, फर्टाइल लैंड है, सबसे मेधावी युवा है, मेहनत कश इंसान है, नीचे तुरंत जमीन के नीचे पानी पड़ा है, पर्यटन की बहुत सारी संभावना है। क्या एक्सप्लोर हुआ है बताइए आप मुझे। कितने गांव में बिजली पहुंचा, कितना घंटा बिजली पहुंचा। आज भी बिहार के अंदर परीक्षा होती है तो मास कॉपीज के अखबार में फोटो छपते हैं। यह बिहार की कल्पना है नीतीश जी की। और अगर इसी से संतोष है तो मैं बिहार की जनता को कहता हूं कि हम बताएंगे कि विकसित बिहार कैसा होता है, गौरववंत बिहार कैसा होता है, और बिहार गुजरात का सबसे अच्छा राज्य कैसे बन सकता है। उनको अगर संतोष है, मगर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को संतोष नहीं है। बहुत कुछ करना बाकी है। आप इस प्रश्न के लिए जरूर तैयार रहते होंगे कि जब आप नीतीश कुमार के 10 साल के कार्यकाल में कोई त्रुटियां निकालते हैं तो सीधे आपसे पूछा जाएगा कि इसमें 7.5 साल आपकी भागीदारी थी। तो 10 साल में से 7.5 साल अच्छा काम हुआ और 2.5 साल बहुत खराब काम हुआ। आप ऐसा मानते हैं? देखिए, हमारी जो शासन प्रणाली है उसमें मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री का एक प्रमुख रोल होता है और उनकी निगरानी में सरकार चलती है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी डिसिप्लिन पार्टी है और मेरी पार्टी के लगभग 90 विधायक नीतीश कुमार के साथ एकजुट होकर खड़े रहे, तभी जाकर थोड़ा बहुत जो विकास दिखाई पड़ता है हुआ है। जैसे ही भारतीय जनता पार्टी गठबंधन से अलग हुई, उसके बाद विकास का जो ग्राफ ऊपर जा रहा था वो औंधे मुंह गिर रहा है। चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर की बात हो, जीडीपी की बात हो, कृषि विकास दर की बात हो, शिक्षा की बात हो, इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट की बात हो या बजट घाटे की बात हो, हर जगह पे ये 2.5 साल का हिसाब किताब लेकर नीतीश कुमार जी आए। और मैं फिर से कह रहा हूं कि 10 साल में भी नेतृत्व उनका था। हमारी मंशा से, हमारे विजन से हम शासन नहीं कर पाए। एक बार भारतीय जनता पार्टी के हाथ में संपूर्ण बागडोर सौंप दी जाए, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बने, तो हम बताएंगे कि विकास कैसा होता है। हमने कर दिखा है। हमारे शासन के राज्यों में 24 घंटा बिजली पहुंचा है। मैं पूछना चाहता हूं नीतीश कुमार जी को, आप पहुंचा पाए हैं क्या? हमारे शासन के राज्य में हर गांव का कनेक्टिविटी हुआ है। हर गांव में जितनी भी शालाएं हैं, हर कमरे के लिए शिक्षक और हर शिक्षक के लिए कमरा, इस सूत्र को हमने चरितार्थ कर बताया है। लाखों करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट आया है। बेरोजगार युवा आज अपनी कैरियर बनाने के लिए विश्व के धरातल पर विश्व के युवा से स्पर्धा कर बाहर निकला है। चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे गुजरात हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ भी एक जमाने में बीमारू राज्य माने जाते थे। हमने उसको बाहर निकाला है। हमने वहां 10 साल से भी कम समय में कर दिखा है। मुझे भरोसा है कि इस बार बिहार की जनता, मैं सोच समझ कर कह रहा हूं, जहां से मैं नहीं आने वाली है। इस बार एनडीए को ही अपना शासन का अधिकार देने वाली है। जी, मैं एक सूचना दर्शकों को देना चाहता हूं कि अगर आप अपने कुछ सवाल भेजना चाहते हैं अमित शाह जी के लिए तो आप हमारे जरिए सवाल पूछ सकते हैं। ट्विटर को सहारा बनाइए, #चुनाव मंच पर अपना सवाल आप पोस्ट कीजिए और हम कोशिश करेंगे कि आपका सवाल हम इस सेशन में अमित शाह जी के सामने रख पाएं। अब आपने जहां से बात खत्म की वहां से आगे बढ़ाता हूं। ऐसे में क्या ये उचित नहीं है कि बिहार की जनता को ये मालूम अमित शाह जी की चुनाव जीतने की परिस्थिति में आप उनको कौन सा मुख्यमंत्री देने वाले हैं, कौन उनको उनके राज्य पर शासन करेगा, कौन वो शख्स होगा जो कि अगले 5 साल स्टेट का लीडर होगा? देखिए, जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, हमने तय किया है, हम किसी भी लीडर को प्रोजेक्ट कर नहीं लड़ रहे हैं। हमारा एक सामूहिक नेतृत्व है और हमारे हर नेता का अच्छा खासा परिचय बिहार की जनता को, और भारतीय जनता पार्टी की कार्यप्रणाली से भी बिहार की जनता भली भांति जानकारी रखती है। और मुझे भरोसा है कि हमारे सामूहिक नेतृत्व को बिहार की जनता का मैंडेट मिलेगा और देश भर में भारतीय जनता पार्टी की जितनी भी सरकार है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एकजुट होकर, एक मुश्त होकर, एक रास्ते पे चलकर देश के सरकार के साथ कदम मिलाकर सूबों का विकास कर रही है। उसमें बिहार भी जुड़ जाएगा। एक इसमें अपवाद है, दिल्ली, वहां आपने चेहरा दिया था, नतीजे अपेक्षित नहीं आए। क्या ये उसके बाद दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है, वो वाली बात है कि आप रिस्क नहीं लेना चाहते? ऐसा नहीं है भाई। हमने कई जगह चेहरे प्रोजेक्ट कर भी लड़ा है चुनाव, कई जगह पर नेतृत्व प्रोजेक्ट करे बगैर भी लड़े हैं। हम कई चुनाव जीते, कई चुनाव हारे हैं। हमारे लिए चुनाव हारना कोई नई बात नहीं है। ये कोई थंब रूल नहीं है आप कह रहे हैं पार्टी का कि ना कोई थंब रूल जाएगा नहीं। सालों से आप जनसंघ के जमाने से देख लीजिए, कोई थंब रूल नहीं। कई बार नेता घोषित होता है, कई बार नहीं होता है। राज्य की और सांप्रत राजनीतिक परिस्थिति को देखकर हम निर्णय करते हैं।
इसका आधार क्या होगा? क्योंकि अगर आप चुनाव जीतेंगे, आप मुख्यमंत्री तो बनाएंगे, क्या आधार होगा उस व्यक्ति के चयन का? अब वो मैं, आप ऐसा मानते हैं कि आपको मंच पर बता दूंगा, तो मुझे बहुत सरल व्यक्ति मानते हैं आप। चेहरा प्रधानमंत्री है, पोस्टर पर प्रधानमंत्री हैं, नारे प्रधानमंत्री के हैं, मंच पर प्रधानमंत्री हैं, रैलियां प्रधानमंत्री की हो रही हैं, बाकी सब सपोर्टिंग कास्ट में। तो अगर नतीजा अपेक्षित नहीं आए तो हार भी प्रधानमंत्री की होगी। अब आप सोचते रहिए, अपेक्षित नहीं आएगा, मुझे भरोसा है 2/3 बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। मैं फिर इस सवाल पर मैं फिर कोशिश करता हूं, काल्पनिक हाइपोथेटिकल सही, लेकिन देखिए भैया, मैं कल्पनाओं में रहने वाला व्यक्ति नहीं हूं, धरातल पर रहता हूं। मेरा बिहार में दौरा हुआ है, बिहार के कार्यकर्ताओं से और जनता से मेरा अच्छा खासा संपर्क हुआ है। मुझे भरोसा है भारतीय जनता पार्टी एक बड़े मार्जिन से उसके नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनने जा रही है। लेकिन नतीजे के विकल्प तो दो ही हैं, हार या जीत, या तो हार होगी या जीत अभी होगी। तो चुनाव काफी आगे निकल चुका, एक ही विकल्प है, जीत। आप आश्वस्त हैं? हाँ, आश्वस्त हूं मैं, भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़े मार्जिन से सरकार बनाने जा रही है। इस इतना आश्वस्त होने के पीछे क्या वजह है? क्योंकि चर्चाएं ये हैं कि आपके सारे विरोधी एक हो गए, लालू नीतीश एक हो गए, तो कोई भी एक हो सकता है। इतना बड़ा उन्होंने गठजोड़ कर लिया, सारी जातियों का समीकरण जो है वो गड़बड़ा दिया आपके लिए, तब भी आप इतने आश्वस्त हैं? देखिए, लालू जी और नीतीश जी एकत्रित आए हैं, वो भी हमारे जीतने का बहुत बड़ा कारण है। मैंने मेरे जीवन में, राजनीतिक जीवन में 15 साल की उम्र से सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता रहा हूं। मेरे राजनीतिक जीवन में ऐसा नीनैतिक गठबंधन मैंने अभी तक नहीं देखा। 20 साल तक जिस लालू को आप खिलाफत करते 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 बिहार की जनता का मैंडेट पाते रहे, क्योंकि अब सत्ता चाहिए, तो लालू जी अचानक ही अच्छे हो गए। जिस जंगल राज का नारा नीतीश जी ने बिहार की जनता को कहा था कि जंगल राज से मुक्ति मिलानी है, लेनी है, तो एनडीए को चुनिए, अब कह रहे जंगल राज कहां था। अब नीतीश जी को मुझे मालूम नहीं कौन सा ऐनक लगा है, अभी अभी बदला है उन्होंने, मगर उनको जंगल राज दिखाई नहीं पड़ता है। मगर बिहार की जनता को निश्चित जंगल राज याद भी है और आज भी दिखाई पड़ता है, और उसी पर फैसला होने वाला है। आज चुनाव मंच पर दिन में नीतीश कुमार जी भी आए, उनसे सवाल हुआ तो उन्होंने कहा कि मैंने तो इससे आगे बढ़ के भी कहा था, मैंने तो आतंक राज कहा था और मैं उससे मुंह नहीं चुराता, मैंने कहा था, लेकिन मैं आश्वासन देता हूं कि किसी भी सूरत में अब बिहार में वो दौर नहीं आ सकता, क्योंकि मैं मुख्यमंत्री घोषित हूं और मैं जीता तो मेरे सामने बिहार की वही दशा कभी नहीं हो सकती। ये वो आश्वासन दे रहे हैं। अभी एक बंद का ऐलान किया था राजद ने, उस दिन बिहार की जनता ने देख लिया क्या हुआ था। और लॉ एंड ऑर्डर के आंकड़े, अभी लालू जी तो आए ही नहीं, अभी से लॉ एंड ऑर्डर के सारे आंकड़े गड़बड़ा गए हैं। लगभग 20% की वृद्धि है, जिसका संज्ञान लेने पड़े, ऐसे चारों गुनाहों में 20 से 25% की वृद्धि है। लालू प्रसाद जी को लेकर के ऐसा क्यों प्रचार है, गलत या सही, इसका निर्णय जनता करे, कि लालू प्रसाद का मतलब है विकास की दुर्दशा, आपको स्थितियों मालूम की नहीं है? दुर्दशा? आपको मालूम नहीं है साच अर्थों में? अरे मुझे क्या पूछ रहे हो यार, पूरे देश को मालूम है, ऐसा क्यों है? मैं आपको इसके बाद उनका जवाब बताऊंगा, इसलिए पूछ रहा हूं क्यों आप ये कहते हैं। अरे भाई, पूरे देश को मालूम है, इसमें कारण देने की कोई जरूरत ही कहाँ है। जो बात सब लोग जानते हैं उसको मैं क्यों मेरे शब्द जाया करूं? क्योंकि वो ये कहते हैं कि जिस दौर में वो मुख्यमंत्री बने थे, उस समय बिहार को सामाजिक न्याय व्यवस्था की जरूरत थी और हमने वो किया। हमने पिछड़ों को, चाहे आप उनको, चाहे हमें जातिवादी कह लीजिए, लेकिन उनको आगे लाने की जरूरत थी, हमने वो किया, और इसके बदले में हमें अगर कोई भी तमगा या गाली मिलती है तो उसको हम स्वीकार करते हैं। देखिए, नीतीश जी और लालू जी दो ऐसे देश भर में दो ही नेता है जिनके साथी हमेशा बिछड़ते रहे हैं। लालू जी ने सामाजिक न्याय का नारा देकर, समाजवाद का न्याय देकर जो लड़ाई चालू की थी, वो अब परिवार तक सिमट कर रह गई, परिवार से ऊपर नहीं है। सारे एक एक कर बिछड़ गए, प्यासा के गाने की तरह, प्यासा फिल्म के गाने की तरह, बिछड़े सभी बारी बारी। यहाँ बिछड़े नहीं, निकाल दिए गए। सामाजिक न्याय कहाँ रहा भैया? आपको लगता है आज ये नारा रेलेवेंट नहीं है बिहार में? नारा रिलेवेंट है, लोग नारे के लिए रिलेवेंट नहीं है। ये आपके एजेंडे में भी है इसका मतलब? जी है, जरूर है। हम मानते हैं कि पिछड़ों को आगे लाना चाहिए। और पिछड़ों को आइडेंटिफाई करने का जाति के अलावा और कोई तरीका नहीं है? कई प्रकार के तरीके हैं, मगर किसी भी तरह से जो पिछड़ा है उसको समान मौका मिलना चाहिए और उसको आगे लाने के लिए बाकी सब ने प्रयास करना चाहिए। ये सवाल आज इसलिए ज़्यादा उठ रहा है क्योंकि हमने अभी कल ही देखा, आरएसएस प्रमुख ने एक बात कह दी, आरक्षण को पर पुनर्विचार होना चाहिए, हमें ऐसे समाज की कल्पना करनी चाहिए जहां आरक्षण ना हो, और उस पर आपकी पार्टी बहुत डिफेंसिव देखी गई और आपकी पार्टी की तरफ से ये कहा गया कि आरक्षण विरोधी नहीं है भारतीय जनता पार्टी।
आरक्षण को लेकर के क्या सोच है आपकी? जाति है तो आरक्षण ठीक है? देखिए, जहां तक आरक्षण की सवाल है, सबसे पहले मैं भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड क्लियर कर देता हूं। हम वर्तमान आरक्षण प्रथा के विरोधी नहीं हैं। हम इसमें पुनर्विचार की कोई जरूरत अभी नहीं देखते हैं, मगर आर्थिक रूप से पिछड़े रह गए लोगों के लिए भी कोई सुझाव उनको आगे ले जाने का आता है तो उसका स्वागत है। ये भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड है और आज से नहीं है, ये हमारा घोषित स्टैंड भारतीय जनता पार्टी की स्थापना और पूर्व में जनसंघ के समय से है। और जहां तक सम्माननीय भागवत जी का सवाल है, उन्होंने भी, संघ ने भी कल क्लैरिफाई कर दिया है कि उन्होंने कभी नहीं कहा कि वर्तमान आरक्षण प्रथा पर पुनर्विचार होना चाहिए। उनका इतना ही कहना था कि आरक्षण करने के बाद भी अगर समाज में कुछ लोग पिछड़े रह गए हैं तो उनकी चिंता करनी चाहिए। क्योंकि लालू यादव ने इसको अब मुद्दा बना लिया है। आज इस मंच पर भी और तमाम जगहों पर वो ये कह रहे हैं कि बीजेपी आरक्षण विरोधी है और बीजेपी आएगी तो आरक्षण खत्म करेगी। चलिए, मैं पार्टी का अध्यक्ष हूं, मैंने कह दिया हमारा स्टैंड क्या है, अब तो सवाल नहीं रहता। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता मनीष जी ने कहा है कि आरक्षण को, अभी की आरक्षण व्यवस्था को बदलकर अलग प्रकार की आरक्षण व्यवस्था करनी चाहिए। मैं लालू जी को इस मंच से पूछना चाहता हूं, अब आप क्या कांग्रेस के साथ गठबंधन तोड़ देंगे क्या? वो जवाब दे उसका। नीतीश जी जवाब दे। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने कहा है, मनीष उन्होंने कहा है कि आरक्षण की अभी की व्यवस्था ठीक नहीं, उसको बदलना चाहिए। अब क्या करेंगे दोनों नेता, जदयू और राजद का? कल जरा स्पष्टता करनी चाहिए बिहार की जनता के सामने। मैंने तो स्पष्ट कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी मानती है कि अभी की आरक्षण व्यवस्था में बदलाव की जरूरत नहीं है और हम इसकी पुनर्विचारणा के पक्षधर नहीं है। मैंने स्पष्ट कर दिया, बात समाप्त होगी। भारतीय जनता पार्टी का कोई स्टेटमेंट भी नहीं आया था, मगर कांग्रेस का स्टेटमेंट आज भी अखबारों में छपा पड़ा है। अब राजद और जदयू को तय करना है कि कांग्रेस के साथ चुनाव में जाएंगे या नहीं जाएंगे। जाति, आरक्षण और विकास, जाति और आरक्षण एक तरफ, विकास एक तरफ। इसमें से आरक्षण को भी हटा दीजिए क्योंकि आरक्षण पर आपने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया। लोगों का मानना है कि जाति और विकास ये दोनों विरोधाभासी चीजें हैं। या तो आप जातियों के आधार पर चुनाव लड़ लीजिए या विकास के आधार पर चुनाव जाति के आधार पर लड़ने में भारतीय जनता पार्टी नहीं मानती और आरक्षण जाति के विषय जाति को नहीं दिया जाता। मुझे मालूम नहीं आपका आरक्षण पर कितना अभ्यास है। एक ब्रैकेट बनाया है हमारे संविधान ने, ओबीसी, अदर बैकवर्ड क्लास, एक ब्रैकेट है, इसमें कई सारी जातियां हैं, कोई एक जाति नहीं है। उनको आइडेंटिफाई करने का पहले मुझे सुन लीजिए। दलित तो कई सारी जातियां हैं, उनको दलित के ब्रैकेट में रखा है। ट्राइबल्स, देश भर के पहाड़ों में, वनों में फैले पड़ी है कई सारी जातियां, उनको ट्राइबल के ब्रैकेट में रखा है। जातिवादी बात नहीं है। जो पिछड़े रह चुके हैं उनका ब्रैकेट बनाकर उनको आगे लाने की एक व्यवस्था है और उसका चुनाव से कोई लेन देन नहीं है। आप पहले समझ लीजिए, हम जाति के आधार पर चुनाव लड़ना नहीं चाहते, हम विकास के आधार पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। मगर जवाब तो यूपीए के नेताओं ने देना पड़ेगा, जो तीनों इकट्ठा होकर लड़ रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 1,25,000 करोड़ का पैकेज और 40,000 रुपयों की एक अन्य सहायता की, मतलब 1,65,000 करोड़ रुपया, जो बिहार के 3 साल के बजट के बराबर है। विकास के बजट की बात करूं, मैं तनख्वाह की बात नहीं करता, विकास के बजट की इतनी बड़ी राशि देने के बाद भी बिहार के नेताओं को धन्यवाद के 2 शब्द कहने की बजाय अहंकार से ये कहेंगे कि हम बिहार का विकास हमारे बूते पर करेंगे, बिहार के मुख्य बूते पर करेंगे। मैं नहीं मानता कि ये नेता बिहार को विकसित राज्य बना सकते हैं। कोई मदद करता है तो आभार कहकर उसका स्वागत करना चाहिए और धन्यवाद देना चाहिए। ये पैकेज पर बहुत सी बातें कही गई है, मैं इस पर आता हूँ, लेकिन अभी जो विषय चल रहा था इस पर एक मेरा आखिरी सवाल है। अमित शाह जी, क्या आप ये कहना चाहते हैं कि आपकी पार्टी चुनाव में टिकट देते हुए, चुनाव में गठबंधन करते हुए कभी जातियों का गणित नहीं देखती है? कभी नहीं देखती कि मैंने कितने राजपूतों को टिकट दिया, कितने भूमिहारों को टिकट दिया, कितने ओबीसी को टिकट दिया, कितने ईबीसी को टिकट दिया? हमने तो कभी नहीं देखा भाई। हम तो हर सीट का चर्चा करते, विनेबिलिटी की चर्चा करके नाम तय करते। आप लोग योग बनाकर दिखा देते हो। उस विनेबिलिटी में जाति नहीं होती? जी नहीं। अब पैकेज की बात, ये 1,25,000 करोड़ का पैकेज जो प्रधानमंत्री ने घोषित किया था, इस पर सीधा पलटवार हुआ 2 घंटे बाद।
नीतीश कुमार की तरफ से कि ये पैकेज सरासर झूठ का पुलिंदा है और इसमें से 1,08,000 करोड़ पुरानी घोषित योजनाओं के तहत उसके बदले मिलने वाला पैसा है। ये पैसा कब मिलेगा, किस मैकेनिज्म से मिलेगा, कितने वर्षों में मिलेगा, इसको रिलीज कौन करेगा, क्या इसमें से कोई हिस्सेदारी राज्य सरकार की भी है, इस पर कोई क्लैरिटी नहीं है और ये प्रधानमंत्री की एक और जुमलेबाजी का उदाहरण है। सबसे पहले मैं जवाब देता हूं उनकी बात का, मगर सबसे पहले मैं ये पूछना चाहता हूं कि वो कांग्रेस को साथ लेकर बिहार का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। 10 साल में यूपीए की सरकार ने बिहार के लिए क्या किया उसका हिसाब एक बार बिहार की जनता को वो दे दे, बाद में हमें सवाल पूछे। हमारे तो अभी 5 साल खत्म नहीं हुए, फिर भी हमने 1,25,000 करोड़ का पैकेज और 40,000 करोड़ रुपया को फिर से रिन्यू किया है, मतलब 1,65,000 करोड़ रुपया। कौन देगा? तो भारत सरकार देगी। राज्य सरकार का हिस्सा होगा या नहीं होगा योजना के मुताबिक होगा, मगर ये 1,25,000 करोड़ रुपया भारत सरकार देने वाली है। और कब देगी? आपकी जितनी तैयारी होगी उसके हिसाब से इतना पैसा जल्दी मिल जाएगा। मगर दुर्भाग्य से, नीतीश कुमार जी के दुर्भाग्य से, उनके पास ज्यादा समय नहीं है। पैकेज का इम्प्लीमेंटेशन भी भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री ही करने जाएगा। इसके जवाब में वो लिया है 2,70,000 करोड़ रुपए की स्कीम्स का ऐलान। उन्होंने कहा कि आप अगर पैकेज की बात है तो 1.25 लाख करोड़ क्यों, 2,70,000 करोड़ क्यों? देखिए भैया, हम तो हमारे आए हुए अभी 15 महीने हुए हैं। हमने 15 महीने में ये चीजें बिहार की जनता के सामने रखी हैं और बिहार के विकास के लिए मैं इसको मदद भी नहीं मानता। देश की सरकार की फर्ज है कि जो सूबा विकास की दौड़ में थोड़ा पीछे रह गया है उसको आगे ले जाने के लिए एक पैकेज देना ठीक है, मगर मैं इतना ही पूछना चाहता हूं, ये 2,17,000 करोड़ रुपया ये 10 साल तक क्यों पैकेज नहीं दिया गया? चुनाव के 3 महीने पहले पैकेज देने का मतलब क्या है? कोड ऑफ कंडक्ट आ गया। क्या मतलब है इस चीज का? और 10 साल तक क्यों नहीं दिया? क्योंकि मोदी जी ने एक पैकेज 1,65,000 करोड़ रुपए का दिया तो बिहार की जनता को भ्रमित करने के लिए, मतदाताओं को भ्रमित करने के लिए 2,25,000 करोड़ का आंकड़ा डिक्लेयर कर दिया। अब कोड ऑफ कंडक्ट आ गया। अब मैं पूछना चाहता हूं कैसे खर्च हो गए, कहां से लाएंगे, बजट कितना है आपका? ये आपने नीतीश कुमार जी को पूछना चाहिए था। एक सवाल ट्विटर से अभी हमने दर्शकों को सुझाव दिया था, तो एक सवाल आपके लिए आया है और ये जीतने के बाद की परिस्थिति में एक सवाल पूछ रहे हैं। प्रभात कुमार जी बनारस से पूछ रहे हैं, वो पूछ रहे हैं कि क्या आप बिहार की जनता को ये आश्वासन दे सकते हैं कि आप उन्हें नरेंद्र मोदी जैसी शख्सियत का मुख्यमंत्री दे पाएंगे? देखिए, हर व्यक्ति का शख्सियत और काम करने का तरीका अलग अलग होता है, मगर भारतीय जनता पार्टी एक डिसिप्लिन फोर्स है और हमने एक कार्य संस्कृति बनाई है सरकारें चलाने की, जनता के विकास की सपने को पूरा करने की, इनकी विकास की इच्छाओं की पूर्ति करने की। वो कार्य संस्कृति से ही बिहार की सरकार चलेगी और अन्य राज्य की तरह बिहार भी 24 घंटा बिजली पाएगा, हर गांव में अच्छी स्कूल होगी, हर गांव में स्वास्थ्य की सुविधाएं होगी, इन्वेस्टमेंट भी आएगा, कनेक्टिविटी भी होगी, कृषि का विकास भी होगा और रोजगारी भी होगी और लॉ एंड ऑर्डर अच्छा होगा। ये मैं निश्चित रूप से कहना चाहता हूं। हमने आरजेडी यानी लालू यादव की बात कर ली, हमने नीतीश कुमार की बात कर ली, कांग्रेस की बात छूट गई क्योंकि कांग्रेस भी इस बार ठीक ठाक सीटों पर चुनाव लड़ रही है बिहार में। आपको कांग्रेस की बिल्कुल परवाह नहीं है कि कांग्रेस कुछ अच्छा कर पाएगी, नहीं कर पाएगी? अरे भैया, मैं तो मानता हूं कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है अभी तक। हालांकि अभी 5 चुनाव हुए, इसमें एक जगह तीसरी जगह पर, एक जगह चौथी जगह पे, एक जगह तीसरी जगह पे, एक जगह ही नहीं रही, ऐसा परिणाम आया है। मगर फिर भी राष्ट्रीय पार्टी है, उन्होंने तय कर लिया कि हमारे नेता का भाषण सबसे पहले होगा, उसके बाद में लालू और नीतीश का होगा। उनकी जगह तो उन्होंने ही तय कर ली कि कांग्रेस की जगह क्या है बिहार में। मैंने तय नहीं करी है, स्वयं कांग्रेस अध्यक्ष ने तय कर लिया कि नहीं, पहले मुझे भाषण देना चाहिए क्योंकि ये 2 बड़े दल हैं। मैंने तो नहीं करा। लेकिन राहुल गांधी जब से छुट्टी से वापस आए हैं एक नए तेवर में दिखाई दे रहे हैं और लगातार सिंगल फोकस है उनका प्रधानमंत्री के ऊपर। कभी सूट बूट की सरकार कह देते हैं, कभी वो जुमलेबाजी पर आ जाते हैं, कभी वो कहते हैं कि गरीबों से कोई नाता ही नहीं है सरकार का, उद्योगपतियों की सरकार है, आपकी ज़मीन ले लेंगे। यहीं बिहार में भी आ गए तो सबसे पहले कहेंगे लाओ अपनी ज़मीन लाओ। तो राहुल जी ने मांगी है ना, आप मुझे क्यों पूछ रहे हैं? राहुल जी कह रहे हैं कि ये अगर बीजेपी जीत गई तो ये होगा, ये निशाना प्रधानमंत्री पे। देखिए, आज़ादी के 68 साल में
कांग्रेस के शासन में अंग्रेजों के बनाए हुए कानून से जितनी भूमि का अधिग्रहण हुआ है, मैं दावे से कह सकता हूं, एक अभ्यासु राजनीतिक विद्यार्थी के नाते अगले 150 साल में नहीं होने वाला। पहले राहुल गांधी 68 साल में देश भर के किसानों की जो जमीन भूमि अधिग्रहित की गई अंग्रेजों के कायदे से, इसका हिसाब किताब दे जरा। और सूट बूट के नारे पे मैं नहीं कहना चाहता, उन्होंने अभी अभी पहनना बंद किया है। बिहार चुनाव में एक और फैक्टर जो इस बार काम कर रहा है वो ये कि आप या आपके बारे में कह रहे हैं लोग, क्योंकि आप इतने मंझे हुए राजनीति के जानकार भी हैं और स्ट्रेटेजिस्ट हैं चुनाव के, खास तौर पर आपकी ख्याति है इस बारे में कि आपने अपनी टीम जितनी मजबूत की वो तो की, आपने कई बी टीम भी खड़ी कर दी बहुत शातिर तरीके से। उसमें लोग ओवैसी का नाम ले लेते हैं, उसमें मुलायम सिंह जी का नाम ले लेते हैं, उसमें पप्पू यादव का नाम ले लेते हैं। ये सारे वो लोग हैं जो अब चुनाव में कूद गए हैं, जिनकी अपेक्षा थी कि शायद ये दूसरी तरफ जाएंगे, लेकिन अब उनका नुकसान करेंगे और आपका फायदा करेंगे, और ये सोच समझकर बीजेपी ने किया है। देखिए, आपने जितने भी नाम दिए, नेताजी का नाम दिया, पप्पू यादव जी का नाम दिया, श्री ओवैसी का नाम दिया, या बाकी जितने भी नाम आप दे रहे हो और बी टीम सी टीम बना रहे हैं, ये सारे भारतीय जनता पार्टी के धूर विरोधी हैं। उनका बस चले तो भारतीय जनता पार्टी की राजनीति के अंदर एंट्री ही बंद कर दें, इस तरह के धूर विरोधी हैं। अब उनको लगता है कि ये दो लोग और कांग्रेस मिलकर भारतीय जनता पार्टी का सामना ठीक से नहीं कर पाएंगे, उनसे मजबूत सामना हम कर पाएंगे, और वो मैदान में आते हैं तो मैं कैसे रोक सकता हूं। नीतीश जी और लालू जी ने रोकने का बहुत प्रयास किया, मगर वो विश्वास नहीं दिला पाए कि हम भारतीय जनता पार्टी को हरा पाएंगे, इसलिए खुद मैदान में आ चुके। नेताजी ने कहा भी है कि भारतीय जनता पार्टी का विरोधी तो मैं हूं, नीतीश जी तो हमारे साथ थे ना 10 साल, आपने भी अभी कहा, वो कहां से विरोधी हो गए, तो नेताजी खुद आ गए। ये तो बात लोग समझ नहीं पा रहे कि बीजेपी के धुर विरोधी इस बार बीजेपी की फायदा पहुंचाने वाली फायदा पहुंचाने नहीं आए, उनको उनको लगता है कि लालू जी और नीतीश जी के नेतृत्व में बीजेपी का सामना ठीक से नहीं होगा, इतने निर्बल हो चुके हैं कि सामना ही नहीं होगा, इसलिए वो लोग आए। अच्छा ठीक है, लेकिन ये आप मानते हैं कि उससे आपको कोई ना कोई लाभ होगा? देखिए भाई, मैं नफा नुकसान के आधार पर चुनाव लड़ने में विश्वास करने वाला कार्यकर्ता नहीं हूं। मेरी पार्टी की विचारधारा है, मेरी पार्टी की कार्य संस्कृति है, और मेरी पार्टी का एक मजबूत कैडर है। इस कैडर के भरोसे पे, मेरी विचारधारा और मेरी कार्य संस्कृति के आधार पर हम जनता के बीच में जाएंगे, जनता जो फैसला करेंगे उसको स्वीकार करेंगे। आपकी पार्टी का कैडर भी है और आरएसएस का कैडर भी है? हाँ, स्वाभाविक रूप से आरएसएस का कैडर भी बिहार में अच्छा है। उन दोनों से आपको मदद मिलने वाली। कुछ सवाल हम ले लेते हैं अब, हमारे कुछ सहयोगी हैं जी। वीरेश, पहले वीरेश पूछे। नीतीश पूछ रहे हैं। बिहार बीजेपी कोई अपना चेहरा नहीं दे सकी है, इसको लेकर विपक्ष जो है वो लगातार हमले बोलता रहा है। अभी मुख्यमंत्री पद का दावेदार कौन होगा जाहिर है आप नहीं बता रहे हैं, लेकिन चुनाव के बाद कौन चेहरा होगा? इस हॉल में 3 चेहरे बैठे हुए हैं बिहार बीजेपी के, कम से कम इतना बता दीजिए कि इन 3 में से कोई एक है या नहीं। देखिए, मैं आपके सवाल के जवाब में एक सवाल पूछना चाहता हूं कि हमारे विपक्ष में जो चुनाव लड़ रहे हैं उनका मुद्दा चेहरा है या बिहार का विकास है? अगर बिहार का विकास है तो बिहार के विकास के मुद्दे बिहार की जनता के सामने रखे और 2-2 हाथ कर ले हमसे। लेकिन यदि कामयाबी नहीं मिलती है, थोड़ी देर के लिए मान लें, तो क्या आपको लगता है कि ये नरेंद्र मोदी भैया, मैं जर्नलिस्ट नहीं हूं, सुनो, मैं जर्नलिस्ट नहीं हूं, मैं राजनेता हूं। निश्चित रूप से कामयाबी मिलने जा रही है, मुझे दिखाई पड़ता है। वीरेश। अमित जी, आप लोग विकास के नाम पर चुनाव लड़ रहे हैं और हमेशा कहते हैं कि जो जातीयता है बिहार के लिए बहुत घातक है, उसने बर्बाद कर दिया। लेकिन जो टिकट वितरण है बीजेपी का, उसमें जातीय संतुलन साधने की पूरी कोशिश की गई है। तो ये आप लोगों की नहीं लगता कि कथनी और करनी दोनों में अंतर है? नहीं, तो आपका ये कहना है कि एक ही जाति को टिकट दें? आप क्या कहना चाहते हैं? एक ही जाति को टिकट दें? स्वाभाविक रूप से बिहार की जनता का प्रतिनिधित्व अगर बिहार असेंबली करने जा रही है तो जिस एरिया में जो जाति की बहुलता होगी वहां से हमारे कार्यकर्ता प्रमुख तौर पर उभर कर आएंगे।
देखिए, वही जिला पंचायत के सदस्य बनेंगे, वही पंच सरपंच बनेंगे और वही आगे आकर राजनीति में एमएलए बनेंगे। टिकट वितरण को देखकर साफ लगता है कि जातीय समीकरण साधने की कोशिश की देखिए, गई और आप में आरजेडी जेडीयू में कोई अंतर नहीं है। आप कंफ्यूज मत हो। भारतीय जनता पार्टी कभी जाति के आधार पर वोट नहीं मांगती है। हम जातिवाद की राजनीति नहीं करते। इसका मतलब ये नहीं कि हमारे यहाँ एक ही जाति के प्रत्याशी आ जाएंगे। जिस तरह से लालू जी भाषण कर रहे हैं, हमारा कोई नेता भाषण ना कर सकता है ना करेगा। अजीत अर्जुन। अमित शाह जी, एक सवाल मेरा है कि आपने कई राज्यों में आपने जीत की बात की और जाहिर है महाराष्ट्र, हरियाणा और बाकी राज्यों में जो चुनाव हुए वहाँ बीजेपी को जीत मिली, लोकसभा चुनाव के पहले भी, लोकसभा चुनाव के बाद भी। लेकिन दिल्ली में स्ट्रेटजी क्या हुई कि बीजेपी 70 सीटों में 3 सीटों पर बीजेपी की जीत हुई, बाकी सीटों पर हार हुई। अब सवाल उठता है, उस हार से सबक लेकर अमित शाह क्या अपनी रणनीति में कोई बदलाव कर रहे हैं बिहार में, क्योंकि एक हार पीछे है और सामने चुनाव है? देखिए अंजुम जी, पहले मैं आपको ये बता दूं कि कोई भी दो राज्यों की चुनावी रणनीति एक नहीं हो सकती। आप ऐसा मानते हैं कि दिल्ली में जो रणनीति है वो यही लगेगी, महाराष्ट्र में है वो यही लगेगी, तो एक बार बैठेगा, मैं समझा दूंगा चुनाव कैसे होते हैं। स्वाभाविक रूप से आपके लिए नई बात है, मगर मैं आराम से समझाऊंगा। एक राज्य की स्ट्रेटेजी दूसरे राज्य में कभी अप्लाई नहीं होती भैया, उसको बदलना ही पड़ना है। हार हो या जीत हो, बदलना ही पड़ता है। सामने कौन लड़ रहा है, राज्य की स्थिति क्या है, एजेंडा क्या है, जनता की अपेक्षा क्या है और हमारे कार्यकर्ताओं की स्ट्रेंथ क्या है, संगठन की स्ट्रेंथ क्या है, ये सब मिलाकर तो रणनीति बनती है। नहीं, लेकिन इसमें एक दूसरा सवाल इससे जुड़ा हुआ कि हार से कई बार आदमी सबक लेता है। जाहिर है उस हार से कुछ सबक लिया होगा आपने, क्योंकि आप स्ट्रेटजिस्ट हैं। तो सबक के हिसाब से कोर्स करेक्शन करता है आदमी कि कहां चूक हुई और उसके बाद हम रणनीति बदलते हैं। नहीं नहीं, मेरी पार्टी हर हार से सबक लेती है। इसीलिए तो 2 सीट पर हम रह गए थे, वहां से पूर्ण बहुमत लेकर आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार। हम हार से शर्म नहीं खाते हैं, हार से सबक भी लेते हैं। पार्टी में जो सुधार करना होता है वो सुधार भी करते हैं और इसकी ना हमें शर्म है ना रखनी चाहिए। मेरा कार्यकर्ता हमेशा बदलाव को स्वीकार करता है और नई दिशा लेकर आगे बढ़ता है। एक और सवाल है कि इस बार जब टिकट वितरण हो रहा था, जीतन राम मांझी नए पार्टनर एनडीए के थे और जिस ढंग से 4-5 दिन तक तस्वीरें हमने देखी कि जीतन राम मांझी से कभी बीजेपी के नेताओं की मुलाकात हो रही है, कभी बिहार भवन से मिलने उनके पास अनंत कुमार और भूपेंद्र यादव जा रहे हैं और तमाम तस्वीरें आती रही। लगा कि 4-5 दिन रूठने मनाने 20, 22, 26, 25 के बीच चीज़ें उलझती रही। तो लगा नहीं कि इस बार बीजेपी के लिए बिहार का दाव इतना अहम था कि जो जीतन राम मांझी नीतीश कुमार से अलग होकर, बागी होकर अचानक नेता बने और बीजेपी के करीब आए, उन जीतन राम मांझी को साथ लाने के लिए बीजेपी को 5-7 दिन तक साधना पड़ा और बहुत तरह की मशक्कत करनी पड़ी। देखिए, आपके देखने का नजरिया है। साथियों का सम्मान करना राजनीति में कोई बुरी बात नहीं है, मगर आपको ये सारी उठापटक दिखाई पड़ती है। ये सब करने के बाद हमने हमारी सूची तो घोषित कर दी ना, आपने देखी होगी। जी देखिए, लालू और नीतीश आज तक सूची घोषित नहीं कर सके। आपने उनको ये सवाल क्यों नहीं पूछा, ये मुझे आपको पूछना है। उनसे बहुत सवाल, हमारे लिए ही सवाल है आपके पास। उनसे मैंने बहुत सवाल। अरे भैया पूछो तो कि आपकी सूची क्यों घोषित नहीं हुई। अंजुम जी, आपके पास हमारे लिए ही सवाल है। उनसे 2-2 घंटे हमने सवाल, मगर ये क्यों नहीं पूछा पूछने जैसे सवाल। हाँ, लेकिन हमने बहुत दूसरे सवाल पूछने जैसा सवाल है। कल मिल जाइए तो पूछिएगा जरा। अब आएंगे तो उनसे ये भी भैया, आपके सवाल आपकी साइड भी दिखाते हैं और आपकी मंशा भी दिखाते हैं। इतना एक्सपोज मत होइए। अच्छा अमित जी, मेरा एक सवाल है। जितने भी चुनाव हुए, शत्रुघ्न सिन्हा स्टार प्रचारक होते थे। आज की तारीख में ना किसी पोस्टर में उनका चेहरा दिख रहा, ना कहीं उनके नाम का जिक्र आ रहा, ना कहीं आपकी पार्टी के नेता उनके नाम की चर्चा करते हैं। तो ऐसा क्या हो गया, ऐसी क्या बात हो गई, इतने बेगाने क्यों हो गए शत्रुघ्न सिन्हा? अभी हमारी स्टार प्रचारकों की सूची जाना बाकी, आप देखिएगा बाद में। नहीं, तमाम नेता यहाँ बैठे नहीं, हैं। आप स्टार प्रचारक कह रहे हैं इसलिए मैं कह रहा हूँ। उसके 40 नेताओं की सूची आनी है, अभी आई नहीं है। झारखंड के मुख्यमंत्री आए, यहाँ तमाम लोग हैं, वो यहाँ के सांसद हैं, लेकिन यहाँ नहीं है। कहीं लगता नहीं है कि नहीं, आप मुझे क्यों पूछ रहे हैं, मगर उनको पूछिए भाई क्यों नहीं है। नहीं, आपका एड्रेस ही गलत है। एड्रेस गलत है भैया आपका। मैं तो हूं यहाँ। देवेंद्र
अमित जी, दो छोटे छोटे सवाल हैं। पहला ये है कि हार्दिक पटेल जिस प्रकार से बिहार में रैली करने जा रहे हैं, क्या आप लोगों को लगता है कि उनके पीछे कोई खास सियासी शक्ति काम कर रही है जिस प्रकार से बिहार के पॉलिटिक्स में वो इंटरेस्ट दिखा रहे हैं? और दूसरी चीज़ ये है कि पिछले लोकसभा चुनाव से पहले आप लोगों ने एक अति पिछड़ा उम्मीदवार को पीएम कैंडिडेट दिया और सफलता इतिहास की बात लिख दिया। क्या बिहार में भी यह संभव है कि एक अति पिछड़ा कैंडिडेट को आप लोग सीएम के तौर पर प्रोजेक्ट कर दें? जहाँ तक आपने कहा कि हार्दिक जी यहाँ प्रचार करने आएंगे, भाई हम बहुपक्षीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में जी रहे हैं। सबको चुनाव में अपने अपने मत रखने का अधिकार है और जो आना चाहते हैं वो रखेगा, इसमें क्या दिक्कत है। और जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री का सवाल है, हमने अभी तय नहीं किया है। हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड और चुनाव हुआ विधायक मंडल तय करेगा कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। अमित जी, मेरा एक सवाल है आपसे कि आपकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी बहुत ही अनुशासित पार्टी मानी जाती रही है, लेकिन इस बार जब चुनाव के और टिकट का उम्मीदवारी की घोषणा हुई है, आपके पार्टी के बड़े बड़े लीडर्स जो हैं वो छोड़ दिए हैं पार्टी। साथ ही आपकी पार्टी में भी जो लोग थे अपने परिवार के टिकट के लिए ही पार्टी से विद्रोह किए। चलिए, होता है कई बार ऐसा, थोड़ी बहुत घटनाएं हुई भी है, मैं इसे इनकार नहीं करता। अमित जी, एक और सवाल है आपसे कि तमाम जो विरोधी खेमा है जिसको आप महागठबंधन कहते हैं, नीतीश कुमार कह रहे हैं कि बिहार को विशेष दर्जा चाहिए। आपकी तरफ से क्या कहना है बिहार की जनता को? अब मैं इतना ही कहना चाहता हूं नीतीश कुमार जी को, देश के सामने और बिहार के सामने स्पष्ट कर दे विशेष दर्जे से कितना रुपया मिलेगा बिहार को विकास के लिए। और आप भी तो पूछिए जरा, 1,25,000 करोड़ से अगर एक पैसा भी ज्यादा मिलता है तो हम सहमत हैं। विशेष दर्जा की जितनों को मिला है, किसी को भी 10,000 करोड़ से ज्यादा पैसा नहीं मिला है। 10,000 करोड़ रुपया से बिहार की जनता में भ्रांति फैलाना नीतीश जी बंद करे। एक राज्य ऐसा बता दे जो विशेष दर्जा प्राप्त है जिसको 10,000 करोड़ से ज्यादा सहायता मिली है। और एनडीए की सरकार ने 1,25,000 करोड़ रुपए का पैकेज बिहार के विकास के लिए बिहार की सरकार को दिया है। मगर शब्दों के भ्रम में बिहार की जनता को अगर भरमाना चाहते हैं तो इस बार ऐसा नहीं होगा। लेकिन 1,25,000 करोड़ जब आपने दिया तब उसके लिए पूरा नीतीश कुमार ने आपको ये सामने ला दिया कि वो पैसे कहां से दिए हैं। अरे भाई, ये नीतीश जी ने कहा है। आप सरकार में आरटीआई है, सब बाकी सारी इंफॉर्मेशन है, जाकर लगाइए आरटीआई, आपको सब जवाब मिल जाएंगे। ये लेकिन एक बात आज बहुत से लोगों ने कही, आपकी पार्टी की तरफ से भी जो लोग आए थे, कि अब बिहार को एक ऐसी सरकार की जरूरत है जो केंद्र के साथ बहुत अच्छा तालमेल बैठा करके काम करे। एक सहयोग होना चाहिए राज्य की और केंद्र की सरकार में। इससे कुछ लोगों ने यह आशय निकाला, मैसेज ऐसा भी गया कि अगर मान लीजिए फर्ज कीजिए इस बार महागठबंधन की सरकार आ गई तो क्या केंद्र की सरकार उनके साथ सहयोग नहीं करेगी? सवाल महागठबंधन की सरकार आ गई तो केंद्र की सरकार सहयोग करेगी या नहीं करेगी ये नहीं है। महागठबंधन के नेताओं की मानसिकता यह है कि केंद्र के साथ कन्फर्ट करना और सहायता न लेना, केंद्र का सहयोग न लेना, तो कैसे गाड़ी आगे बढ़ेगी? आप सहयोग देना चाहते हैं, वो लेना नहीं चाहते। पैकेज में ही देख लीजिए, उन्होंने कहा बिहार अपने आप खड़ा हो जाएगा। अरे भैया, तो खड़ा कर देना चाहिए था। मानसिकता केंद्र सरकार का सवाल नहीं है, मानसिकता महागठबंधन के नेताओं की है कि केंद्र को सहयोग न करना राजनीतिक कारणों से। अगर यह मानसिकता है तो महागठबंधन की सरकार बिहार में विकास नहीं कर सकती। और इसीलिए जो हमारे कार्यकर्ताओं ने कहा, बहुत अच्छा कहा है और सोच समझ कर कहा है, एक ऐसी सरकार चाहिए जिसमें अहंकार न हो। बिहार की सरकार की, बिहार की जनता का विकास ये प्रायोरिटी हो, ऐसी सरकार चाहिए। और इस पैकेज का इस चुनाव से कोई रिश्ता नहीं है। चुनाव आने वाले हैं इसलिए पैकेज अनाउंस हुआ। देखिए, आप जैसे नीतीश जी कहते हैं कि हमने ये किया वो किया, वो चुनाव में माहौल बनाएगा या नहीं बनाएगा? स्वाभाविक रूप से बनाएगा। जो सरकारें केंद्र की हो या राज्य की जो काम करती है वो जनता के सामने आते ही है। एक सवाल सामने से। अमित जी, मैं आपसे सवाल करना चाहती हूँ, जब भी चुनाव का समय आता है तो जाति समीकरण और आरक्षण की बात होती है, जबकि इस धरती पे ऊपर से दो ही जाति के लोग आए हैं, एक स्त्री जाति और एक पुरुष जाति। तो जब भी जाति समीकरण की बात हो
तो महिलाओं को जब भी इलेक्शन के समय बिल्कुल साइड कर दिया जाता है। महिलाओं को बहुत मुश्किल से कोई महिलाएं आगे बढ़ पाती हैं, जबकि बहुत सारी महिलाएं हैं जो आना चाहती हैं और नहीं आ पाती हैं। और महिला प्रताड़न पे इतना ज्यादा एक्ट बन गया है। समझ गए मैडम, आप लालू जी और नेताजी को समझा दीजिए 50% रिजर्वेशन का कानून कल पारित हो जाएगा। हाँ, हमारी पार्टी तो तैयारी है। मैं तो कहूंगी कि सिर्फ लालू जी और नेताजी को समझाना है। सभी पार्टियों को कम से कम तो 35% आरक्षण महिलाओं को देना ही चाहिए चुनाव में, तभी हम लोग पार्लियामेंट और विधानसभा जाएं और तभी महिलाओं का प्रताड़न समाप्त हो सकेगा और महिलाओं का समस्याओं का निदान हो पाएगा। जी, थैंक यू। जी अजीत है कि उत्तर प्रदेश में जब चुनाव हो रहे थे, लोकसभा चुनाव, और उसके पहले मुलायम सिंह यादव बहुत बिटर भाषण दे रहे थे प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ और बहुत तीखे तल्ख आरोप भी लगा रहे थे मुलायम सिंह यादव। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उस समय प्रधानमंत्री नहीं थे, उन्होंने भी अपने कैंपेन में बहुत तल्खी दिखाई और 56 इंच के सीने की भी बात उत्तर प्रदेश में हुई। लेकिन बीते कुछ दिनों से देख रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी भी मुलायम सिंह की तारीफ कर रहे हैं, मुलायम सिंह भी एक दो बार उन्होंने भी तारीफ की। ये सॉफ्ट हार्टेड जो हुए हैं अगर प्रधानमंत्री मोदी और मुलायम सिंह, इसके बीच कोई राज है क्या? नहीं, प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने मुलायम सिंह जी की तारीफ की है, इसका आपका एनालिसिस ठीक नहीं अंजुम जी। उन्होंने ऐसा कहा था कि मुलायम जी हमारी पार्टी के दूर विरोधी है, मेरे भी प्रमुख विरोधी है, वैचारिक विरोधी है, मगर संसद चलने में उन्होंने सहयोग दिया, वो अभिनंदनीय है। और मैं मानता हूं संसद चलाने में सहयोग देना चाहिए सभी पॉलिटिकल पार्टियों ने। इतनी सीमित बात थी। चूंकि यूपी यहाँ बिहार में चुनाव हो रहा है, मुलायम सिंह यादव ने भी एक मोर्चा बनाया, इसलिए उसको दूसरे नज़रिए से भी लोग देख रहे हैं। लेकिन उससे जुड़ा हुआ एक छोटा सा और सवाल है कि एक मोर्चा बना मुलायम सिंह का जिसमें पप्पू यादव भी हैं और भी लोग हैं। पप्पू यादव कह रहे बीजेपी के कुछ नेताओं से उनकी मुलाकात हुई है, शायद आपसे भी हुई है। अब क्या आप कह सकते हैं कि चुनाव के बाद पप्पू यादव को कितने भी नंबर आए, 2 आए, 4 आए, 5 आए, और किसी सिचुएशन में बीजेपी पप्पू यादव की मदद लेगी या नहीं लेगी उनकी छवि को देखते हुए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को पूरा भरोसा है कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए की 2/3 बहुमत से ज्यादा सीटों के साथ सरकार बनने जा रही है। किसी की मदद का सवाल ही नहीं। कोई और सवाल है पीछे? चौदह महीने पहले क्यों नहीं की थी? देखो भाई, 14 महीने का समय इतना बड़ा समय नहीं होता। कोई भी आयोजन करने में, उसकी योजना बनाने में, उसके बजट के लिए पैसों का रिसोर्स तैयार करने में और उसको एक ढांचे में ढालने में 13-14 महीना चले जाए, वो कोई बड़ी बात नहीं है। मेरा इतना कहना है कि ये 1,25,000 करोड़ 10 साल तक सोनिया मनमोहन की सरकार ने क्यों नहीं दिया? मुद्दा तो ये है। हमारे तो सिर्फ 15 महीने हुए भाई। तो हम लोग पूरी आशा भरी निगाहों से आपको देखते रहें और पूरी उम्मीद रखें बिहार के लिए। जी, आपकी उम्मीदें भारतीय जनता पार्टी की सरकार जरूर पूरा करेगी। मैडम, माइक के बगैर कोई फायदा नहीं, आपका सवाल जाएगा नहीं। माइक के बगैर आपका सवाल समझ में नहीं आएगा, जो सुन रहे टीवी पे उनको नहीं समझ में आएगा। अमित जी, मेरा सवाल है बात की, बट आप अभी के टाइम में देखें जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं, स्पेशली जो गर्ल्स हैं, वो चाहती है कि अगर वो बीजेपी को वोट करे तो वो अपने लिए एक वो सेफ्टी ढूंढ रही है कि ऐसा क्या आप लोग हमारे लिए जो फर्स्ट टाइम वोटर्स है, जो लड़कियां, उनके लिए आप ऐसा क्या करेंगे कि हमें वोट देते वक्त सोचना ना पड़े कि बीजेपी को क्यों दे रहे हैं? देखिए, जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं वहां सब जगह पर महिला सुरक्षा आदर्श है। और ये मैं नहीं कह रहा, जब यूपीए का शासन था तब नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े भी कह रहे हैं। जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है उसने महिला सुरक्षा को प्रायोरिटी दिया है। एक जवाब दे दिया भैया, कहीं और गुम थे तुम। मैंने दे दिया जवाब। ऐसे प्रश्न ना पूछे, उसका कोई औचित्य नहीं है। माइक जब तक आपके पास नहीं होगा उस सवाल का कोई मतलब नहीं है। एक सवाल ट्विटर से आया था, मैं थोड़ी देर पहले आया था, मैं आपसे पूछना भूल गया। शरद प्रताप सिंह पूछ रहे हैं, बिहार के युवाओं की एक मजबूरी है और एक समस्या है, रोजगार के लिए उनको
प्रदेश छोड़कर, अपना घर छोड़कर बाहर जाना पड़ता है। माइग्रेंट्स के लिए, ऐसे माइग्रेंट युवाओं के लिए आप क्या करें? नहीं, स्वाभाविक रूप से जब बिहार में विकास होगा और हम कहते हैं कि सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी रोजगारी को देना चाहिए, शिक्षा को देना चाहिए, ऑटोमेटिकली माइग्रेशन रुकेगा। बिहार में इंडस्ट्री न आने का कोई कारण नहीं है, बिहार में कृषि न बढ़ने का कोई कारण नहीं है। दुनिया भर की, देश भर की सबसे ज़्यादा धरोहर अगर कोई एक राज्य में है, बिहार में है। पर्यटन न बढ़ने का कोई कारण नहीं है, मगर किसी ने उसका आयोजन नहीं किया है और ठीक ढंग से चीज़ों को इकट्ठा नहीं किया गया। अगर एक अच्छे ढंग से सरकार चलती है, एक अच्छे नेतृत्व में सरकार चलती है, डिसिप्लिन सरकार चलती है, तो मैं निश्चित रूप से मानता हूं कि बिहार से पलायन की समस्या रुक सकती है। ये भी आज सवाल उठाया गया, और ये मुझे अगर ठीक याद है तो लालू जी ने सवाल उठाया था कि गुजरात पहले से समृद्ध राज्य था, कलकत्ता के पास भी पोर्ट है, बंगाल के पास भी पोर्ट है, गुजरात में भी पोर्ट है, बिहार लैंडलॉक्ड स्टेट है, और हमारे पास जो खनिज थे वो भी झारखंड ले गया। बिहार पर यह तोहमत क्यों कि तुम गरीब हो? बार बार बिहार को उसकी गरीबी का एहसास क्यों दिलाया जाता है? उसकी मजबूरी क्यों नहीं देखी जाती? हमने उनको कभी, भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता ने बिहार को गरीब नहीं कहा है। हमने ये कहा है कि यहाँ अव्यवस्था है, यहाँ शासन ठीक नहीं, और ये वास्तविकता है, पूरी दुनिया जानती है। जी, एक और जो कि ये भी ताज़ा मामला है, आज ये सवाल हमसे बहुत आम लोगों ने भी पूछे और ये सवाल नीतीश जी और लालू जी ने भी उठाए। महाराष्ट्र में आपकी सरकार है, वहाँ जो ऑटो वालों के परमिट के लिए मराठी भाषा जानना अनिवार्य किया गया है, उसके बारे में बहुत से सवाल थे, क्योंकि उसमें बिहार से आए हुए, उत्तर प्रदेश से आए हुए बहुत से लोग रोजगार पाते हैं, उनकी आजीविका सीधे सीधे उससे इफेक्ट होती है। अच्छा कि आपने सवाल पूछ लिया। मैं इंडिया टीवी के माध्यम से बिहार की जनता को बताना चाहता हूँ कि सरासर झूठ है कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जो सरकार वहाँ चल रही है, इसने कानून किया है।